हाल ही में सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअल माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इस बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अन्य देशों को भी इस परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर वो कौन से देश होंगे जो इस परियोजना में शामिल होंगे, और साथ ही इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है कि इस नए विस्तार का दुनिया पर और खासतौर पर भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC है क्या, इसके एक ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चीन और पाकिस्तान के लिए इस परियोजना के क्या मायने हैं, दोनों देशों के लिए परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही भारत इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है, भारत आखिर इस परियोजना के खिलाफ क्यों खड़ा है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस परियोजना के विस्तार की ज़रूरत क्या है, दोनों देश किसी अन्य तीसरे देश को इस परियोजना में शामिल क्यों कर रहे हैं, इसके कारणों पर भी बात करेंगे। और इसमें कौन सा नया देश शामिल हो सकता है उस पर भी बात करेंगे, कौन से नया देश इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इस नए विस्तार के किसी तीसरे देश को शामिल करने पर भारत पर क्या प्रभाव होंगे, उस प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, उन मायनों पर बात करेंगे। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस के स्तर का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोसी और अन्य देशों की नीतियों और राजनीति का भारत पर प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू से है। हमारी खबर है अदर कंट्रीज कैन जॉइन CPEC फॉर म्यूचुअल बेनिफिट चाइना एंड पाकिस्तान। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच इस CPEC परियोजना को लेकर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसके दौरान इसकी समीक्षा की गई परियोजना की। और साथ ही दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, आपसी लाभ के लिए अन्य देश भी इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर ये खबर लिखी गई है, ये न्यूज़ लिखी गई है और आज अपनी वीडियो में भी हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को समझ लेते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के एक ओवरव्यू पर बात कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र, यानी चीन के उत्तर पश्चिम में जो ऑटोनमस शिनजियांग क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यानी चीन और पाकिस्तान के एक क्षेत्र को आपस में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से ऊर्जा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाएगा। हमने पहले ही बात की, एक द्विपक्षीय परियोजना है, यानी एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है। इसमें 2 देश शामिल हैं, चीन और पाकिस्तान। और इस परियोजना के माध्यम से मुख्य तौर पर ऊर्जा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से राजमार्गों, रेलवों और पाइपलाइन्स के जरिए दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक बार मैप पर इस परियोजना को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीन का शिनजियांग प्रांत है और शिनजियांग प्रांत में मौजूद है कासगढ़ क्षेत्र। और इस क्षेत्र से शुरू हो रही है परियोजना और ये परियोजना खत्म हो रही है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में है बंदरगाह ग्वादार और यहीं पर इस परियोजना का अंत होगा और इस पूरे परियोजना का पूरा रूट है। तो मैप पर हुई बात, अब आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना से जुड़ी और ज़्यादा बातें करें तो जब ये परियोजना बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इस परियोजना के माध्यम से ग्वादार बंदरगाह के जरिए चीन को मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। चीन इस पूरे बंदरगाह के जरिए मध्य पूर्व, जो मिडल ईस्ट है, जो अफ्रीकी देश है, उनके साथ भी व्यापार कर सकेगा। इसके अलावा चीन को हिंद महासागर तक भी पहुंच प्राप्त हो सकेगी, चीन हिंद महासागर में भी व्यापार कर सकेगा। इसके अलावा इस परियोजना को पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस परियोजना में ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो ऊर्जा संकट है, इस परियोजना के माध्यम से उस संकट से निपटने में भी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा इस परियोजना को साल 2015 में BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। BRI की बात करें तो BRI को चीन की सरकार द्वारा साल 2013 में शुरू किया गया था और BRI का प्राथमिक उद्देश्य सिल्क रूट को पुनर्जीवित करना है, एक बार फिर से विकसित करना है
और इसके माध्यम से मुख्य तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीकी और यूरोपीय क्षेत्रों को जोड़ने की बात की जा रही है। इन क्षेत्रों को मुख्य तौर पर भूमि के जरिए या फिर समुद्र के जरिए जोड़ने की बात की गई है इस पूरी परियोजना के माध्यम से। तो ये तो हुई इस परियोजना का क्या ओवरव्यू है, सीपैक का ओवरव्यू जाना हमने, एक संक्षिप्त परिचय जाना। अब आगे बढ़ते हैं और चीन और पाकिस्तान के लिए इस पूरी परियोजना के क्या मायने हैं, चीन और पाकिस्तान के लिए परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि ये जो सीपैक परियोजना है वो बीआरआई के सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, बीआरआई के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है। और बीआरआई के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सीपैक की लागत सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से इस परियोजना को दोनों देशों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से मुख्य तौर पर कनेक्टिविटी और ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कि दोनों देशों में खासतौर पर पाकिस्तान के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी साल 2015 में, तो इसकी लागत तकरीबन, इसकी जो कीमत थी वो तकरीबन $46 बिलियन के आसपास थी। लेकिन साल 2017 में जब अनुमान लगाया गया तो इस परियोजना की जो कीमत है वो तकरीबन $60 बिलियन के आसपास देखने को मिली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में इस परियोजना की कीमत में, इसके मूल्य में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी, कई जानकारों का ये कहना है कि जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो इसके माध्यम से चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में ये परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से दोनों देशों में, खासतौर पर पाकिस्तान में, रोजगार का सृजन होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल सकेंगी। तो इस तरह से भी परियोजना दोनों देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस परियोजना के मुख्यतः 3 घटक हैं। इस परियोजना के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स? तो इसमें पहला कंपोनेंट है पाकिस्तान में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी इस परियोजना के माध्यम से पाकिस्तान का जो उद्योग है उस उद्योग का विकास किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दिया जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा दूसरा घटक है आधुनिक परिवहन और दूरसंचार नेटवर्क विकसित करना, और इसके माध्यम से पश्चिमी चीन और पाकिस्तान के तटीय बंदरगाहों के बीच संपर्क को और ज़्यादा बढ़ावा देना। जब दोनों देशों के बीच संपर्क और ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा, जो कि इनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जब चीन को पाकिस्तान के बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी तो जाहिर तौर पर इससे चीन अन्य क्षेत्रों तक अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकेगा। इसके अलावा इसका तीसरा घटक है कि इस तीसरे घटक के तहत चीन को 40 वर्ष की लीज के साथ ग्वादार क्षेत्र में जो गहरे पानी में बंदरगाह विकसित करने की एक अनुमति देने की भी बात की गई है। जब ये परियोजना पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इससे जाहिर तौर पर जो मध्य पूर्व है, जो मिडल ईस्ट है और जो अफ्रीकी देश हैं उन तक चीन को और ज़्यादा पहुंच मिल सकेगी। तो इससे जाहिर तौर पर चीन का जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ सकेगा, और जब चीन पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के रास्ते से व्यापार करेगा तो जाहिर तौर पर इससे पाकिस्तान को भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो हुआ कि इस पूरी परियोजना के माध्यम से चीन और पाकिस्तान को क्या लाभ मिलेगा, चीन और पाकिस्तान के लिए परियोजना किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर भारत इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है, उस विरोध को समझ लेते हैं। तो भारत इस परियोजना का हमेशा से ही कड़ा आलोचक रहा है। भारत हमेशा से ही इस परियोजना का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि ये परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है, उस कश्मीर से होकर गुजरती है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है, और भारत हमेशा से ही इस क्षेत्र को अपने देश का एक अभिन्न अंग मानता रहा है। हमेशा से ही पाक अधिकृत कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसे में भारत का कहना है कि अगर इस क्षेत्र से होकर कोई भी परियोजना जाती है तो ये जाहिर तौर पर इस पूरे कार्यवाही को भारत की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा, और भारत इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में कोई भी परियोजना विकसित की जाती है तो ये यूरेशियन क्षेत्र तक भारत की पहुंच को और ज़्यादा सीमित कर देगा, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर ही वो क्षेत्र है, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जो कश्मीर है, जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वही वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से भारत को पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तक पहुंच प्राप्त होती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में कोई भी परियोजना विकसित की जाएगी, कोई भी परियोजना बनाई जाएगी, तो इससे जाहिर तौर पर इस क्षेत्र पर चीन का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ेगा, और चीन इस क्षेत्र तक भारत की पहुंच को और ज़्यादा ब्लॉक कर सकता है। तो ये आगे आने वाले समय में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आ सकती है। इसके अलावा विरोध का एक अन्य कारण ये भी है कि इस पूरी परियोजना के तहत एक मोटरवे भी प्रस्तावित किया गया है। इस मोटरवे के तहत चीन और पाकिस्तान के बीच एक रोड बनाई जाएगी मोटर के लिए, गाड़ियों के लिए,
और कई जानकारों का ये कहना है कि जब ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी तो इस रोड के ज़रिए, इस रोड की वजह से भारत में आतंकियों की घुसपैठ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आतंकी भारत में आसानी से आ सकेंगे क्योंकि ये रोड उन्हें रास्ता प्रदान करेगी। तो ऐसे में भारत की ये जो पूरी रोड होगी, ये जो पूरी परियोजना है, इस परियोजना को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती माना जा रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से भारत में जो आतंकी घटनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और यही वजह है कि भारत हमेशा से ही इस पूरी परियोजना का विरोध करता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और परियोजना के विस्तार की ज़रूरत को समझ लेते हैं कि आखिर दो देश मिलकर किसी तीसरे देश को इस नई परियोजना में, इस पूरी परियोजना में शामिल करने के लिए आमंत्रित क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि इस पूरी परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है। तो मौजूदा समय में ये पूरी परियोजना पाकिस्तान में एक चुनौती का सामना कर रही है। इस पूरी परियोजना के समक्ष काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस मौजूद हैं। इस परियोजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, हम जानते हैं, लेकिन इस परियोजना की शुरुआत के बाद से ही इस परियोजना को लेकर अभी तक अधिकांश काम पूरा नहीं हो सका है। इसका अधिकांश काम अभी तक रुका हुआ है। इसके अलावा साल 2018 में जब पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार बनी थी, तो उनकी सरकार बनने के बाद से ही इस परियोजना का काम काफ़ी धीमे हो गया है। और यही वजह है कि चीन पाकिस्तान से और ख़ासतौर पर इमरान खान से काफ़ी नाराज़ है और इसको लेकर चीन ने समय समय पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। इसके अलावा मौजूदा समय में पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों की माने तो जुलाई 2022 में पाकिस्तान में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तकरीबन 9.3 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष यानी अगस्त 2021 में तकरीबन 20 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो इस तरह से बीते कुछ समय में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी देखने को मिली है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा महामारी की शुरुआत के बाद से ही चीन की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी धीमी गति से विकास कर रही है। चीन को भी आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में चीन ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है और चीन को इसका कुछ ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा उदाहरण के लिए साल 2017 में चीन ने BRI परियोजना के तहत नेपाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी इस परियोजना को लेकर अभी कोई भी काम पूरा नहीं हो सका है। कोई भी काम अपने शुरुआती चरण में भी नहीं आ सका है। तो इस तरह से इन परियोजनाओं में निवेश के बावजूद भी चीन को ज़्यादा अभी तक लाभ नहीं मिल सका है। इसके अलावा चीन एक बैंकिंग संकट का भी सामना कर रहा है। चीन के बैंकिंग क्षेत्र में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी एक संकट आ खड़ा हुआ है। मौजूदा समय में चीन के बैंक आम लोगों को पैसा लौटाने में असमर्थ हैं। यही वजह है कि चीन के बैंकों ने अधिकांश लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। और मौजूदा आलम यह है कि इस पूरी स्थिति को लेकर चीन के बैंकों के सामने विरोध भी हो रहा है। चीन में लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति ये है कि चीन में बैंकों की सुरक्षा के लिए अब टैंकों की भी ज़रूरत पड़ गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही देशों के पास इस परियोजना में निवेश करने के लिए अब ज़्यादा पैसा नहीं बचा है। तो ऐसे में उन्हें एक ऐसे देश की ज़रूरत है जो इस परियोजना में निवेश कर सके, जो इस परियोजना में पैसा लगा सके और इस परियोजना को आगे बढ़ा सके। और यही वजह है कि दोनों देश अब एक नए साथी की तलाश कर रहे हैं। दोनों देशों ने इस पूरी नई बैठक में, एक वर्चुअल बैठक में, कुछ अन्य देशों को इस परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से देश हो सकते हैं जो इस नई परियोजना में शामिल हो सकते हैं, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन सकते हैं। तो वैसे तो अभी तक किसी भी देश ने इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। किसी भी देश का नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जनवरी 2022 में ग्लोबल टाइम्स नामक अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में 3 देशों का नाम सुझाया गया था। ये 3 देश थे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और जर्मनी। इन 3 देशों का नाम इस रिपोर्ट में सुझाया गया था कि ये 3 देश आगे आने वाले समय में इन तीनों में से कोई एक देश इस परियोजना का हिस्सा बन सकते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, इस अखबार को चीन की सरकार का अखबार माना जाता है। चीन की सरकार का एक अनौपचारिक स्पोक्सपर्सन माना जाता है, प्रवक्ता माना जाता है, क्योंकि इस अखबार को चीन की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट सामने आई थी, इस रिपोर्ट को चीन की सरकार का एक अनौपचारिक मत माना गया था। इसके अलावा बीते दिनों अफगानिस्तान को शामिल करने को लेकर भी चीन और पाकिस्तान में बातचीत हुई थी। दोनों देशों ने इसके लेकर वार्ता की थी। इसके अलावा तालिबान जब सरकार में आए थे तो तालिबान के कुछ प्रतिनिधियों ने भी इस परियोजना की सराहना की थी। पर सवाल उठता है कि चीन और पाकिस्तान, खासतौर पर चीन, अफगानिस्तान को इस परियोजना में शामिल क्यों करना चाहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो इस परियोजना में निवेश कर सके।
तो इसका जवाब ये होगा कि जब से अमेरिकी और पश्चिमी देश अफगानिस्तान से बाहर गए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान से वापसी की है, तो इस पूरे क्षेत्र में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक खाली स्थान क्रिएट हो गया है, खाली स्थान बन गया है। और इस पूरे खाली स्थान को भरने के लिए, इस पूरे वैक्यूम को भरने के लिए चीन काफ़ी बेताब है। चीन इस पूरे खाली स्थान को भरने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदा समय में सरकार है और तालिबान हमेशा से ही BRI और CPEC जैसी परियोजनाओं का विरोध करता रहा है। इन परियोजनाओं की जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमला करता रहा है। ऐसे में इस हमले से बचने के लिए एकमात्र तरीका ये है, सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि तालिबान को भी इस परियोजना में शामिल कर लिया जाए। ऐसे में यही वजह है कि दोनों देश चीन और पाकिस्तान आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान को भी इस परियोजना में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो हुई कि कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। अब इस विस्तार के भारत पर क्या मायने हो सकते हैं, भारत के लिए इस विस्तार के क्या मायने हो सकते हैं, यानी अगर इस परियोजना में कोई नया देश शामिल होता है तो भारत पर उसके क्या प्रभाव होंगे, उन प्रभावों को समझ लेते हैं। तो इसका प्रभाव सबसे पहले तो यही होगा कि भारत के समक्ष एक सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस परियोजना का विस्तार होगा तो जाहिर तौर पर ये परियोजना और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न पैदा होगा, एक सुरक्षा खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा जब इस परियोजना को नया निवेश मिलेगा तो इसके सफल होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब ये परियोजना सफल होगी तो जाहिर तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और पूरे साउथ एशियन क्षेत्र में चीन का जो वर्चस्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब चीन का वर्चस्व बढ़ेगा तो इसके परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में भारत का वर्चस्व और ज़्यादा कम हो जाएगा, भारत की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो ये भारत के लिए ख़तरनाक स्थिति हो सकती है। इसके अलावा जो भी देश इस पूरी परियोजना का हिस्सा बनेगा आगे आने वाले समय में, जाहिर तौर पर उस देश के साथ भारत के संबंध और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। स्पष्ट तौर पर भारत के संबंध उस देश से ख़राब होंगे। जैसे कि 3 देशों का नाम सामने आ रहा है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी। पिछले कुछ समय में इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी बेहतर रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान भी भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में जो भी देश पूरी परियोजना में शामिल होता है, भारत के साथ उसके संबंध जाहिर तौर पर बिगड़ेंगे, और उन देशों के साथ संबंधों को बनाए रखना, एक समीकरण को बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो चीन और पाकिस्तान की हालिया घोषणा के बाद भारत ने भी स्पष्ट शब्दों में इस पूरी परियोजना का विरोध किया है, उनकी इस घोषणा का विरोध किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाहिर तौर पर भारत का हिस्सा है, भारत का एक अभिन्न अंग है, और इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की परियोजना भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक खतरा होगी। भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा इसे, और भारत किसी भी हाल में इसे सहन नहीं करेगा। इसके अलावा ये तो भारत की स्थिति हुई कि भारत ने क्या बयान दिया है, भारत ने कितनी आपत्ति जाहिर की है। अब इस पूरी स्थिति में अपनी आगे की राह को तय करने के लिए भारत अपनी रणनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है, अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन का फ़ायदा उठा सकता है, और भारत जैसी जो विचारधारा रखने वाले देश हैं, जो समान धारणा वाले देश हैं, उन समान देशों के साथ मिलकर भारत और ज़्यादा सहयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए बीते दिनों भारत ने जापान और अन्य अफ्रीकी देशों की सरकारों के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत की थी। ये मुख्य तौर पर एशिया और अफ्रीका के बीच आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए एक समझौता है, जिस समझौते पर भारत, जापान और कुछ अफ्रीकी देशों की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे। अब इस परियोजना को चीन का मुकाबला करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और भारत इस परियोजना में और ज़्यादा व्यापक स्तर पर सहयोग कर सकता है। इसके अलावा बीते दिनों G7 देशों ने भी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल की घोषणा की थी। इस पहल के माध्यम से G7 देश विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों में बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए एक संयुक्त पहल विकसित करने की बात की गई थी। यानी जो भी विकासशील देश है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित करने की बात की गई थी इस पहल के माध्यम से, और इस पहल को BRI परियोजना का एक काउंटरवेट माना जा रहा था, उसका एक प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। ऐसे में भारत G7 देशों के साथ मिलकर इस परियोजना में सहयोग कर सकता है, और ख़ासतौर पर CPEC परियोजना का मुकाबला करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है G7 की जो नई पहल है। तो ये तो ही आगे की राह की बात। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर शुरू की गई चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी आपको बताना है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन द्वारा जो नई परियोजना शुरू की गई है वो परियोजना किस तरह से भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है। आपको इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। इस पूरे कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है।
इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि चीन द्वारा BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।